कहानी विथ योगेश्वरी में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हिंदी की वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी हुई कहानी फैसला। पिछले 2 दिनों से अपना कमरा बंद किए पड़ी नीलांजना अचानक दरवाजा खोल बाहर आ खड़ी हुई थी। बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं काजल भाभी का साथ दूंगी, अदालत में उनके पक्ष में गवाही दूंगी। नीलांजना की घोषणा से पूरे घर में सन्नाटा खिंच गया। बड़े भैया की मृत्यु पर मातम मनाने आए हुए रिश्तेदारों पर बिजली सी गिरी थी। अम्मा कपाल पर हाथ मार विलाप कर उठी। बाबूजी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ये बात मुंह से निकालने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? सगे भाई की हत्यारिन का साथ देगी? इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे। न्याय और अन्याय की समझ देने के लिए आपकी आभारी हूं। बाबूजी, कुछ ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए। उनकी जगह अगर आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? बेशर्म कहेंगी, बाप के सामने ऐसी बातें करते तेरी जीभ नहीं जलती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। आवेश में बाबूजी हाफने लगे थे। रिश्ते के चाचा जी ने उन्हें संभाला था। सुमित्रा ताई ने नीलांजना को हाथ से पकड़ जबरन पीछे खींच बाबूजी के सामने से हटा दिया था। देखती नहीं माँ बाप का क्या हाल है? जवान बेटे की मौत का सदमा लगा है उन्हें। वो बेटा जिंदा ही कब था ताई? तुम ही तो कहा करती थी, काश सुरेश हमेशा को सो जाता। नीलांजना की आंखें भर आई थीं। वो बात ठीक है नीलू, पर माँ बाप के लिए संतान कैसी भी हो, ममता तो उमड़ेगी ही। ऐसी बातें करके उनका दिल दुखाने से क्या फायदा बेटी? काजल भाभी तो भी किसी की बेटी थी न ताई। अरे उस अभागिन के माँ बाप होते तो क्या इस नरक में उसे झोंकते? तू क्या समझती है मुझे उस पर तरस नहीं आती? पर इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है ताई? पिछले 2 दिनों से भाभी पुलिस कस्टडी में है। उनके साथ न जाने क्या हो रहा होगा और हम सब इस साजिश में शामिल हैं। नीलांजना सचमुच रो पड़ी थी। मैं तेरी बात समझती हूँ बिटिया। उस अभागिन के अपने चाचा भी तो उससे हत्यारिन कह रहे हैं। न जाने क्या क्या सहना है उसकी किस्मत में। भगवान दुश्मन को भी ऐसी तकदीर न दे। कुर्सी पर निढाल पड़ी नीलांजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बातें बार बार याद आ रही थीं। बड़े भैया की शादी के बाद से उनके कामों का दायित्व काजल भाभी को सौंप अम्मा निश्चिंत हो गई थीं। पति को नहलाने धुलाने से लेकर कपड़े पहनाना, खाना खिलाना पत्नी का ही कर्तव्य है। ये बात अम्मा ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी थी। अम्मा उन्हें 2 बार स्वयं सिद्धा पिक्चर दिखा लाई थी। बार बार समझाती, पत्नी के प्यार और त्याग से पति ठीक हो सकता है। अब सुरेश को तुम्हें ही संभालना है बहू। भोली भाली काजल भाभी मुंह नीचा किए निशब्द अम्मा की सीख सुनती रहती थी। मातृपित विहीन काजल ने चाचा के घर नौकरानी की तरह काम कर दिन काटे थे। उस पर भी चाची को उसकी 2 रोटियां भारी थीं। सबके खा पी लेने के बाद जो भी बचा खूचा रहता उसके सामने फेंक दिया जाता था। माँ पिता एक रेल हादसे में चल बसे थे। तब वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। बस वही मेधावी काजल की शिक्षा को विराम लग गया था। चाचा के बच्चों को स्कूल जाते देख काजल का मन मचल उठता था, पर भगवान ने उसे असीम धैर्य दिया था। अपनी स्थिति उसके सामने स्पष्ट थी। चचेरी बहन की पुस्तकों की झलक देख पाने के लिए काजल को उसकी 1000 मिन्नतें करनी पड़ती थीं। अगर चाची की निगाह किताबों में आग कड़ाए काजल पर पड़ती तो उसकी सामत आ जाती थी। उसी काजल के लिए चाचा ने उपयुक्त घर वर खोज मृत भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण करके जग की वाहवाही पाई थी। सब कुछ जानते समझते भी
जन्म से मानसिक रूप से विक्षिप्त भैया के साथ उन्होंने काजल को बांध दिया था। आंखों में कितने सपने सजोए काजल इस घर में आई थी। चाचा के प्रति वह कितनी कृतज्ञ थी। उनकी कृपा से उसे इतना अच्छा घर वर मिल सका था। आश्चर्य इसी बात का था कि उस दिन बड़े भैया असामान्य रूप से शांत रहे। उनको शांत देख नीलांजना को लगा था शायद अम्मा बाबूजी के जिन शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया था कि शादी के बाद भैया ठीक हो जाएंगे, वे सचमुच अनुभवी थे। भैया की शादी का सबसे ज्यादा विरोध नीलांजना ने ही किया था। भैया का अभिशाप पूरे घर पर मंडराता था। बड़े भैया की जन्मजात विक्षिप्तता का कलंक झेलती अम्मा अपने आप में सिमट कर रह गई थीं। दादी हर समय बाबूजी को पट्टी पढ़ाती, उन्हें सुनाती रहती थीं। पगले को जन्म दिया है, जरूर इसके खानदान में कोई पगला रहा होगा। तू ही समझ मनोहर बेटा, हमारे खानदान से न जाने किस जन्म का बदला लिया है इसके बाप ने। हमें धोखे में रख शादी कर दी अपने लाडली की। अब इस पाप का पोछा ढोने को हम रह गए हैं। अम्मा बताती हैं पोता जन्मा है। सुनकर वही दादी खुशी के मारे अम्मा की बलैया लेते नहीं थकती थी। भैया को सीने से चिपचाए दादी अपनी किस्मत सराहती थी। बचपन में बड़े भैया की अजीबोगरीब हरकतें, उनका असामान्य क्रोध सबके मनोरंजन का कारण था। अम्मा के शब्दकोश में मानसिक विक्षिप्तता जैसे कोई शब्द ही नहीं थे। जैसे जैसे भैया बड़े होते गए उनकी असामान्यता स्पष्ट होती गई। अगर भैया बुद्धिहीन होते तो भी बात सही जा सकती थी, पर उन्हें गुस्से के ऐसे दौरे पड़ते थे कि घर भर कांप जाता। हाथ में आई कोई भी चीज किसी के भी सर पे मार देते थे। ये उनके लिए सामान्य बात थी। एक बात और, जब उन्हें ऐसे दौरे पड़ते तो चुन चुन कर ऐसी अभद्र अश्लील गालियां देते जिन्हें अच्छे घरों में सुनना भी पाप माना जाता है। जैसे जैसे वह जवान होते गए, गालियों के साथ उनकी लड़कियों की चाहत भी बढ़ती गई। डॉक्टर का कहना था इस रोग में सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण होता है। शायद उनकी शादी कर देने में बाबूजी के मन में यह बात भी रही हो। बड़े बेटे की असमर्थता और विक्षिप्तता का जहर अम्मा जीवन भर पीती रही थी। ऐसे बेटे के साथ कोख से और बच्चों को जन्म देने वाली अम्मा की हिम्मत पर नीलांजना को आश्चर्य होता है। अगर वह भी भैया जैसी ही होती तो? उस समय भी इस कल्पना से नीलांजना को कपकपी सी आ गई। 8 बच्चों में से बस भैया और नीलांजना ही जीवित बचे थे। विधाता के इस क्रूर मजाक को अम्मा कभी नहीं भूल पाती। काश उनका एक भी बेटा जीवित बच पाता जो दादी का सपना पूरा करता। दादी की बड़ी साध थी, उनकी अर्थी को उनका पोता कंधा दे। उन्हें विश्वास था उसके कंधे चढ़कर वह सीधे स्वर्ग जाएंगी, पर उनकी मृत्यु के समय भी स्वर्ग जाती दादी को बड़े भैया ने चुन चुन कर कोसा था। पता नहीं दादी उन शब्दों पर सवार कहाँ पहुंची होंगी। बचपन से भैया का चीखना चिल्लाना सुनती नीलांजना बड़ी हुई थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए भैया का अनर्गल प्रलाप मनोरंजन का साधन था। जिन एकाक दिनों घर में शांति रहती, पड़ोसी बालिका नीलांजना से कोच कोच कर पूछते, क्या बात है नीलू, आज तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा है, क्या सब लोग कहीं बाहर गए हैं? नहीं तो, अम्मा खाना बना रही हैं और भैया सो रहे हैं। प्रायः दौरों के बाद भैया 2-1 दिन गहरी नींद सोया करते थे। अच्छा, शायद उन्हें डॉक्टर ने सोने की सुई दी होगी। सुई क्यों देंगे, भैया तो अपने आप सोए हैं। भोली नीलांजना उनकी अधरों की व्यंग भरी मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाती थी। जैसे जैसे नीलांजना बड़ी होती गई, भाई की विक्षिप्तता उसे विचलित करती गई। बचपन में भाई जब चीखता चिल्लाता, वह कौतुक से उस दृश्य को देखती। कभी कभी बाबूजी मोटा डंडा उठाकर उसकी पिटाई भी कर देते,
उस समय उसका बाल हृदय भाई के लिए करुणा से रो उठता। समझदार होती नीलांजना के सामने स्थिति स्पष्ट होती गई। उसका परिवार औरों से अलग क्यों है? असामान्य भाई के लिए उसके मन में करुणा के साथ आक्रोश भी उभरता था। भैया के सामान्य रहने का अर्थ गाली गलौज बंद होना नहीं था। किसी के भी प्रति उनके मन में कोई भी प्यार या ममता जैसे भाव नहीं थे। युवा होती नीलांजना को भाई एक खतरनाक जीव सा लगने लगा था। वह प्रायः उसके सामने पढ़ने से भी कतराती थी। एक दिन सुमित्रा ताई ने अम्मा से कहा था, बहू, नीलू को सुरेश के पास अकेली मत छोड़ना। तू तो सब समझती है, सुरेश में कोई समझदारी तो है नहीं। उस दिन से अम्मा भी नीलांजना के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने लगी थी। स्वयं नीलांजना कितना डर गई थी। एक बात के लिए नीलांजना अम्मा, बाबूजी और दादी को कभी क्षमा नहीं कर सकती। उन्होंने भैया को मेंटल हॉस्पिटल में सबके लाख समझाने के बावजूद भी भर्ती क्यों नहीं कराया। शहर से डॉक्टर की दवा से उन्हें नींद भले ही आ जाती, पर उनकी विक्षिप्तता में कोई अंतर नहीं आता। ऊपर से बेहद सामान्य और शांत दिखने वाली नीलांजना के अंदर हमेशा आंधी सी चलती रहती। बाबूजी जहाँ भी उसकी शादी के लिए जाते, भैया का नाम वहाँ पहले पहुँच जाता। नीलांजना हमेशा सोचती, अम्मा के उन 6 बच्चों की जगह भैया क्यों नहीं चले गए, काश वह चले जाएं। कभी कभी नीलांजना बेवजह लोगों से उलझ पड़ती। अगर कभी किसी लड़के ने नीलांजना की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया तो नीलांजना ने उसे झिड़क ही दिया। दोस्तों में सिर्फ ऊषा ही उसके निकट आ सकी थी। अपने मन की बात ऊषा से कह नीलांजना हल्की हो जाती थी। बीए के बाद नीलांजना ने एमए में दाखिल ले लिया और ऊषा उसी शहर में नौकरी कर रही थी। एक दिन दृढ़ निश्चय के साथ आंसू-पोंछ नीलांजना उठ खड़ी हुई थी। उस समय ऊषा की उसे सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। दरवाजा खोलते ही उड़े उड़े चेहरे, अस्त व्यस्त वेशभूषा के साथ खड़ी नीलांजना को देख ऊषा चौंक उठी थी। अरे नीलू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सब बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दो। नीलांजना को अंदर आने की राह देख ऊषा ने दरवाजा बंद कर दिया था। एक कप चाय मिलेगी उषा? अभी लाई। नीलांजना को चाय थमाती ऊषा के सवाल पूछती निगाहें उसके मुख पर जमी हुई थीं। एक घुट चाय गले के नीचे उतरा नीलांजना ने ऊषा को जवाब दिया था, भैया नहीं रहे उषा। कब, क्या, कैसे? बता पाना उतना आसान नहीं। तुझे मेरी मदद करनी होगी उषा। तू बता तो सही, क्या हुआ नीलू? काजल भाभी को पुलिस ले गई है। क्या? हाँ भाई, हाँ, भैया के बलात्कार से बचने के लिए उसने बाबूजी के डंडे से उनके सर पर वार किया और भैया। हे भगवान, ये क्या किया भाभी ने? वही जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। ये तू क्या कह रही है नीलू? होश में तो है? पूरे होश में तो मैं अब आई हूँ। पिछले 2 दिनों से जो भी संशय थे सब छट गए हैं उषा। काजल भाभी को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। तेरे भाई की उन्होंने हत्या की है और तू? हाँ उषा, उन्होंने हत्या नहीं की, अपनी असहनीय यातना का अंत किया है। बलात्कार के विरुद्ध रक्षा का अधिकार स्त्री को तो है ना? विवाह की प्रथम रात्रि काजल भाभी की दहशत भरी चीखें सुनाई दी थी। घर के सारे प्राणी जागते हुए भी सोने का बहाना किए पड़े थे। मैंने उठने की कोशिश की तो अम्मा ने जबरन रोक दिया था। ऊपर से डांट लगाई थी कि नए व्यालों के कमरे में तेरा क्या काम, खबरदार जो वहां गई। तभी काजल भाभी हाफती दौड़ी आई थी। सांस घुघनी से चल रही थी। साड़ी का आंचल पीछे घसीटता आ रहा था। मुझे बचा लीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अम्मा जी, मुझे बचा लीजिए। भाभी के पीछे दहाड़ते आए भैया ने उन्हें दबोच लिया था। उनकी पकड़ में पंख कटी गौरैया सी भाभी छटपटा रही थी।
मैंने भाभी को बचाना चाहा तो अम्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया था। सुबह भाभी के पूरे शरीर में पड़ी खरोंचें, टूटी चूड़ियों से बने जख्म। तब मैंने वैसा ही समझा था उषा, पर उसके बाद वे जख्म कभी नहीं भरे थे। हाँ, भाभी ने उन्हें अपनी नियति मान स्वीकार कर लिया था। वैसे भी वह जा भी कहाँ सकती थी, उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद थे। अफसोस यही है कि जब उनकी शादी हुई तो उस त्रासदी की साजिश में मैं भी सहभागी हूँ। अपना विरोधी स्वर ऊंचा क्यों न उठा सकी। काश भाभी की शादी एक मजदूर से हो जाती तो वह कितनी सुखी होती। कभी तो ऐसा लगता है उषा, ये सारी दुनिया बलात्कारियों से भरी पड़ी है। शराफत के मुखौटे लगाए ये समाज में खुले घूमते हैं। जहाँ मौका मिला नहीं कि मुखौटा उतार फेंकते हैं। तू ही सोच, अम्मा को 8 बच्चों की माँ बनाने में क्या बाबूजी ने उनकी खुशी नाखुशी देखी होगी। न जाने कितनी बार उन्हें जबरन वो सब कुछ झेलना पड़ा होगा। एक अम्मा ही क्यों, घर घर की यही कहानी है। औरत दिन भर घर में चक्की में पिस चूर चूर हो जाए, पर पति की इच्छा के आगे उसे समर्पण करना ही पड़ता है। इच्छा विरुद्ध जबरदस्ती क्या बलात्कार नहीं है उषा। नीलांजना की आंखें जल उठी थीं। सच नीलू, तेरी बातों से तो यही लगता है कभी अपने घर वाले भी बलात्कार की साजिश में शामिल होते हैं। सामूहिक बलात्कार में असहनीय शारीरिक मानसिक कष्ट होता है, पर जब पूरा परिवार ही अपनी साजिश के तहत किसी लड़की पर बलात्कार की परमिशन दे दे, तब उस पीड़ा को क्या नाम देगी उषा। काजल भाभी के साथ भी वही हुआ है। पता नहीं भाभी का यह सोचा समझा निर्णय था या सब कुछ अचानक घट गया। सच तो यह है कि कई बार मेरे दिल में भी भैया को खत्म करने की बात आई थी, पर उस ख्याल को हमेशा जबरन परे कर दिया। शायद भाभी के मन में भी वही दुविधा रही होगी। उस दिन भैया को खाना खिलाने गई भाभी को भैया ने अपनी फौलादी बाहों में जकड़कर उनके शरीर को बुरी तरह दांतों से काटना शुरू कर दिया था। भाभी का प्रतिरोध उनकी सख्ती के सामने ठहर नहीं सकता था। शायद पिछले कुछ दिनों से भैया के आक्रमणों से घबराकर भाभी रात में बाहर से उनका कमरा बंद कर स्वयं बरामदे में सो जाती थीं। उस दिन शायद भैया उनसे पूरा बदला ले रहे थे। रातों में भैया की गालियों की बौछार सब सुनते थे। कहाँ गई साली, इधर आ, खोल मेरा कमरा। काजल भाभी के शरीर की चाहत में वह जो कुछ कहते बता पाना कठिन है उषा। अम्मा ने भाभी को उनके कमरे में सोने को जब विवश करना चाहा तो मैं झल्ला पड़ी थी। अम्मा तुम लाख चाहो, भैया को भाभी ठीक नहीं कर सकती। पिक्चरों में दिखाई कहानियां हमेशा सच नहीं होती। हाँ, उस दिन काजल भाभी की दहशत भरी चीखों पर जब तक सारा घर पहुंचा, खून से लथपथ भैया अंतिम सांसें ले रहे थे और बदहवास काजल भाभी ने दौड़कर अपने को कमरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन पहले सुमित्रा ताई ने ठीक ही कहा था, सुरेश के पास बहू को अकेले मत भेजना, किसी के साथ भेजो या सुरेश के हाथ पैर बांध कर रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती नीलू की माँ। अम्मा को ताई की वो बात सुनकर बहुत बुरी लगी थी, पर सच तो ये था कि भैया की दिन पर दिन खराब होती दिमागी हालत उन्होंने भाप ली थी। हम लोग उन्हें झेलने के अभ्यस्त हो चुके थे, शायद इसलिए फर्क पता नहीं लगता था। सच कहूँ उषा, पिंजड़े में बंद खूंखार जानवर के सामने भाभी को हम सब परोसते रहे, इसी उम्मीद में कि शायद भैया ठीक हो जाएंगे। काजल भाभी को पुलिस में किसने दिया है नीलू? सब कुछ इतना अचानक घटा कि किसी को होश ही नहीं था। पड़ोस के रामलाल जी ने फोन करके पुलिस बुला ली थी और उत्तेजित बाबूजी ने काजल भाभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। होक जाए के लिए अम्मा बाबूजी विकल थे। जिसकी जिंदगी मौत से बदतर थी, जिसके मरने की मन ही मन सब कामना करते थे, मौत के बाद वह कितना प्रिय हो उठा था, बता नहीं सकती। बेचारी काजल भाभी, उनका क्या होगा?
उन्हीं की मदद हमें करनी होगी उषा। मैं भरी अदालत में भाभी के ऊपर हुए अत्याचारों को बताऊंगी। वे निर्दोष हैं। दोषी हम लोग हैं जिन्होंने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। अगर अदालत ने उन्हें छोड़ भी दिया तो वे कहाँ जाएंगी नीलू? दुनिया बहुत बड़ी है उषा। किसी महिला संस्था में कहीं ना कहीं उन्हें शरण जरूर मिल जाएगी। पर उनके माथे पर हत्या का कलंक लग गया है। समाज उन्हें जीने नहीं देगा। लंदन में यही भारतीय स्त्री अत्याचारी पति को जलाकर मुक्ति पा सकती है, अपना नया जीवन जीने को स्वतंत्र है। फिर यहाँ वैसा क्यों नहीं संभव है उषा? इसलिए ना कि हम लड़कियों को बचपन से ही पति की दासी का रोल निभाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कियों को इस भूमिका में बदलाव लाना है उषा। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी। उसके लिए किसी का भी विरोध कर सकती हूँ, पर मैं भाभी के प्रति प्रायश्चित तो करना ही है। वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तू मेरा साथ देगी ना उषा? मैं तुझसे कब अलग रही हूँ नीलू? बता, क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक वकील करना है। भाभी को तुरंत जमानत पर छुड़ाना होगा। एक बात और, अभी मेरे पास भाभी को रखने की कोई जगह नहीं है। उन्हें अपने घर रख सकेगी उषा? मुझे कॉलेज में जॉब मिल रहा है, वहीं क्वार्टर भी मिल जाएगा। तब तुझे परेशान नहीं करूँगी। इसमें परेशानी की क्या बात है नीलू? पर तेरी नौकरी पर भाभी की वजह से कोई आस तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, उसके लिए मैं पूरी तरीके से निश्चिंत हूँ। कॉलेज की प्राचार्या मेरे जीवन के इस कड़वे सत्य से अच्छी तरीके से परिचित हैं। सच कहूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी है। उन्होंने मेरी कुंठाएं दूर कर मुझे आत्मविश्वास दिया है। तब क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें? वही किसी अच्छे वकील की व्यवस्था कर देंगी। उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नीलू। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी अपने इस फैसले के बाद वापस घर तो लौट नहीं सकती। मेरे रहने की भी उन्हें ही व्यवस्था करनी होगी। मुंह पर आई उत्साह की चमक के साथ नीलांजना प्राचार्या के घर जाने को उठ खड़ी हुई थी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी कहते समय मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। यदि आप ऐसी ही साहित्यिक कहानियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। धन्यवाद।